एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरबल धाकड़। ठीक है, आज हम देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद क्या होता है। लोगों से अपन ने बहुत सारा सुना है कि ऑर्गेनिक खेती करो, लेकिन ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत कैसे होती है वो आज जानेंगे। तो ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती का मतलब है अपन लोग रसायनों का प्रयोग ना करें। तो हम लोग अभी सोसाइटी से यूरिया फर्टिलाइजर्स ले आते हैं और खेत में डाल देते हैं, तो वो रसायन होता है और रसायनों का प्रभाव फसलों पर और मृदा पर हानिकारक होता है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि फिर कार्बनिक खाद कैसे बने। तो हम लोग जो फार्म होता है, तो फार्म पर एक टंकी बना लेते हैं जो ऐसे चित्र पर दिखाई दे रही है। तो मान लो मैंने एक फार्म है मेरा, तो मेरे फार्म पर ये टंकी बना ली मैंने, और इस टंकी के अंदर मैंने जो दिखाई दे रहा है ये केंचुए हैं। क्या दिखाई दे रहा है आपको? केंचुए दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? केंचुए। तो केंचुए। और ये क्या दिखाई दे रही है? पत्तियां। क्या दिखाई दे रही है? ये पत्तियां यानी वनस्पति भाग, वेजिटेटिव पार्ट्स। अपने फार्म पे कहीं भी पेड़ फसल जो खड़ी हुई हैं उनके जो पत्ते हैं, क्या हैं? उनके जो पत्ते हैं वो जब झड़ जाते हैं, क्या हो जाता है? झड़ जाते हैं। तो हम ये इस टैंक में डाल देंगे, है ना। खरपतवार हैं, भूसा है, और भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, उनको हम लोग किस में ला करके डाल देंगे? एक टंकी के अंदर, टाँका में। आप टंकी के अंदर डाल देंगे और उसमें कुछ मिट्टी और गोबर भी डाल सकते हैं, किंतु केंचुए डालेंगे। केंचुए क्या करेंगे? अपने भोजन के लिए इन पत्तियों को खाएंगे। क्या करेंगे? पत्तियों को खाएंगे। जब पत्तियों को खाएंगे तो केंचुए के द्वारा जो खाने के बाद जो मटेरियल निकलेगा, जिसे हम केंचुए का गोबर या केंचुए की ग्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रिड कहेंगे। तो जो ग्रिड बनेगी वो कैसी होगी? चाय पत्ती जैसी होगी। कैसी होगी? दानेदार चाय पत्ती जैसी। उसी को ही हम केंचुआ खाद कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? केंचुआ खाद कहते हैं। तो केंचुआ खाद की यदि परिभाषा बनाए तो क्या बनेगा कि केंचुए द्वारा वनस्पति भाग को खाने के बाद जो ग्रिट प्राप्त होती है ना, चाय पत्ती जैसी, उसे हम क्या कहते हैं? केंचुआ खाद कहते हैं। आप सुने, हमारे फार्म पे एक टंकी होती है इस प्रकार की। टंकी के ऊपर छायादार हम लोग क्या बना सकते हैं? एक शैडो बना सकते हैं इस तरह की। क्या बना सकते हैं? एक शैडो बना सकते हैं छायादार। और इस शैडो मतलब टीन सेट टाइप की, है ना। और ये टीन सेट टाइप के अपने बना लिए और ये साहब वो बन गए। अब इसके ऊपर छायादार रहती है। जब हम इसमें वनस्पति भाग, मिट्टी और केंचुए दोनों को डाल देते हैं और हजारा के द्वारा, किसके द्वारा? हजारे के द्वारा थोड़ा पानी डाल देंगे इस पर। क्या डाल देंगे? पानी। क्या डाल देंगे? पानी। पानी से क्या होता है? ये मुलायम होता है और केंचुए को भी पानी की आवश्यकता होती है। तो केंचुए में हमें पानी जरूरत होती है। अब वाष्पीकरण के कारण ये उड़ ना जाए, इसलिए हम इसके ऊपर क्या डाल सकते हैं? कोई बोरा वगैरह या जूट का बोरा डाल सकते हैं गीला करके, और बंद रहेगी। इससे एक फायदा ये भी होता है कि चिड़ियाँ भी नहीं केंचुए को खाती हैं। नहीं तो कई बार अपन जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होगा तो मुर्गियाँ या फिर चिड़ियाँ भी इसमें से केंचुए को खा सकती हैं। इसलिए हम लोग इस पर ये डाल देते हैं। एक दूसरा, ये गीला रहता है तो इससे ऊपर की जो वेजिटेटिव पार्ट्स है वो गीला होने से क्या होता है? मुलायम होने से। केंचुए के दांत तो होते नहीं है, तो क्या होता है? उसके यहाँ क्या होता है? एक मुलायम मुंह होता है जिसके माध्यम से चाट करके ही वो उनको काट देता है धीरे धीरे, और उसके बाद पूरा वह ग्रिट में चेंज कर देता है। क्या कर देता है? और ऊपर से धूप ना आए इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं? एक टीन सेट लगा देते हैं ऊपर से। क्या लगा देते हैं? टीन सेट, जिससे इस पर छायादार स्थान रह जाए। जब टीन सेट लग जाएगी, जब केंचुए खाद के द्वारा हम देखेंगे कि जब तैयार हो जाएगा, तो हम लोग एक चलने के द्वारा, किसके द्वारा? एक चलने के द्वारा इसको छान लेंगे, तो हमें इस तरह का यहाँ पर ये केंचुआ खाद प्राप्त हुआ। क्या हुआ? केंचुआ खाद प्राप्त हुआ। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि चाय पत्ती रही हो। इस केंचुए खाद की अपन 1-1 किलो के पैकेट बना करके बाजार में बेच सकते हैं, तो अच्छी इनकम का साधन है। जहाँ वेजिटेबल की क्यारियाँ उनमें डालेंगे, जो गमले हैं उनमें भी डालेंगे, जहाँ गुलाब की खेती है उसमें भी डालेंगे, तो ये कार्बनिक खेती बहुत अच्छा लाभकारी होता है। क्यों लाभकारी होता है? कि इसमें जो देख रहे हैं हम लोग कि पेड़ को हमने केंचुए के द्वारा, किसके द्वारा? केंचुए के द्वारा हमने इसको डिकम्पोजिट कराया है।
जैसे कि भैंस के द्वारा हम लोग भूसा को खिला के गोबर में चेंज करते हैं, यहाँ भैंस की जगह हमने केंचुए का प्रयोग किया है। केंचुए तो लगभग कैसे होते हैं सब जानते ही हैं सब लोग, है ना। केंचुए किस तरह के होते हैं, इस तरह के, ये है ना। केंचुए किस तरह के होते हैं, इस तरह से होते हैं। ये उसका क्लाइटेलम वाला भाग होता है, क्या होता है, ये क्लाइटेलम वाला भाग होता है, और ये बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, है ना। ये केंचुआ होता है, और इसमें हम लोग छोटे वाले केंचुए आते हैं, खेत में निकलते हैं, वो केंचुए नहीं होते। इनकी साइज छोटी होती है और बहुत ये स्पीड में प्रजनन करके और स्पीड में अपनी संख्या भी बढ़ाते हैं। केंचुए 4-5 तरह के होते हैं, उनमें से हम लोग खाद के लिए केवल इन्हीं का प्रयोग करते हैं। चलो ठीक है, इस प्रकार से ये केंचुए खाद की हमारे पास सामने जानकारी आई। अब केंचुए खाद का लाभ जानेंगे कि इससे क्या लाभ होगा। तो अब केंचुआ खाद बनाना सीख लिया हमने, कोई भी किसान अपने फार्म पर बना सकता है ना। अब देखेंगे जिन लोगों के पास ट्रैक्टर है, गाय भैंस नहीं है, तो उनका गोबर और उनका जो वनस्पति भाग है और पौधे से अपना खेत से जो खरपतवार उखाड़ के लाए थे वो इसमें डाल दिए, क्योंकि हमारे पास बैल या गाय नहीं है कि उसे खा सके, तो हम लोग इस टैंक में डाल देंगे और इसमें केंचुए लगातार उसको खाते रहेंगे। और खाने के बाद हम देखेंगे कि हम छान लेंगे, केंचुओं को इसी में रिपीट डाल देंगे और इसमें क्या प्राप्त हुआ, हमें बढ़िया शानदार कंपोस्ट खाद प्राप्त हुआ। अब कंपोस्ट खाद के लाभ क्या हैं वो जानेंगे, ठीक है, वो जानेंगे। तो लाभ हमारे सामने आ गया कि वर्मी कंपोस्ट का किसान के लिए, खेत के लिए क्या लाभ है, पौधों के लिए क्या लाभ है। तो अब ये मैंने पॉइंट क्रम वाइज आपको लिख दिए, इन्हीं को ही याद करना है। तो नंबर 1, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। ये क्या होता है जल धारण क्षमता, इसको समझने के एक उदाहरण बता रहा हूँ। मान लो रेत है और रेत में डाली हमने पानी, तो पानी रेत में तुरंत निकल जाता है। यदि हम उसमें सीमेंट डाल के और फिर मिला करके फिर पानी डालें तो पानी नहीं निकलता, क्योंकि जल उसने सोख लिया और जल को निकलने के लिए, पानी को निकलने के लिए क्या नहीं मिल रही है, अपन उसको जगह ना मिल पाती, क्योंकि बारीक हो जाता है उसमें सीमेंट। उसी प्रकार से ये जो कंपोस्ट खाद होता है वो भी बहुत बारीक होता है। तो जब ये पानी डालते हैं तो पानी को स्वयं सोख लेता है, तो लंबे समय तक पौधों की जड़ों को ये पानी देता रहेगा। तो इसके लिए हम कहेंगे मिट्टी में जल को सोखने की या धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या बोलते हैं, जबकि हम लोग फर्टिलाइजर से यानी क्या रासायनिक खाद डालते हैं तो वो तो पानी जैसा होता है, वो जल धारण क्षमता को नहीं बढ़ाएगा, किंतु भूमि की जल धारण क्षमता कौन बढ़ा सकता है, कंपोस्ट खाद, अर्थात वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद। इसमें पानी को सूखने की क्षमता होती है। तो क्या कहलाएगा ये, भूमि की जल धारण क्षमता। ये मैंने ना अपने बहुत सरल तरीके से लिखा है, इसको आप किसी किताब से मिलान ना करें, इसको ना मिलेगा इसे, आपको बहुत सरल से सरल शब्दों में मैंने इसको बता रहा हूँ। तो भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, यानी क्या होता है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नंबर 2, भूमि की उपजाऊ शक्ति। क्या, भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। जो उपजाऊ शक्ति क्या होती है, जब हम खाद डालते हैं तो पौधे अच्छे होते हैं, जब खाद नहीं डालते हैं तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो अच्छा होने की ताकत जो मिट्टी में होती है उसी को ही उपजाऊपन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उपजाऊपन कहते हैं। जब खाद डालते हैं तो उपजाऊपन बढ़ता है, तो शक्ति बढ़ जाती है मिट्टी की, इसको बोलते हैं भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, यानी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब आती है फसलों में लागत कम आती है। क्या कम आ रही है, लागत। यदि हम लोग फसल को बो रहे हैं और हम डीएपी का 1200 से लेकर के 1600 रुपये का एक कट्टे लेकर डालते हैं तो खर्चा हो रहा है, किंतु जब हम देसी खाद या कंपोस्ट खाद डाल करके हम बोएंगे तो 1200 से 1600 रुपये बचे ना हमारे। तो यही हमारे सामने बात है, ठीक है ना। तो क्या है, फसल में लागत कम आती है, अर्थात ये जो है ना वो 3 वर्ष तक काम कर सकता है। कितने तक, 3 वर्ष तक काम कर सकता है, 3 वर्ष तक काम करता है। तो 3 वर्ष तक लागत कैसी हो गई,
कम हो गई, जबकि फर्टिलाइज़र हर बार हर पानी पर हर बार हर फसल में डालना होता है। लेकिन ये कंपोस्ट खाद एक बार डाल दो, लगातार 3 साल तक काम देगा आपको, तो 3 वर्ष तक काम करता है। इसी प्रकार से अब अगला देखेंगे, लाभदायक जीवाणुओं किसकी, लाभदायक जीवाणु संख्या बढ़ती है। तो जब हम किसी मिट्टी के अंदर कार्बनिक खाद डालेंगे तो उसका भोजन है किसका, जीवाणुओं की। जब जीवाणुओं को भोजन मिलेगा तो जीवाणु तो वृद्धि करेंगे। जैसे राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर, तो उनके लिए भोजन मिलेगा तो क्या करेंगे, ये वृद्धि करेंगे। तो हमारे लिए क्या फ़ायदा हुआ कि दलहनी फसल अच्छे से होंगी, अर्थात राइजोबियम कल्चर भी नाइट्रोजन देगा और हमारा ये भी नाइट्रोजन देगा। अब आता है मृदा की भौतिक दशा, कैसी भौतिक दशा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि जब हम मिट्टी के अंदर देखते हैं कि खाद नहीं होता तो कठोर होती है मिट्टी, और अपन लोग जोत करके फिर खाद डाल दें, यानी कंपोस्ट खाद डाल के मिला दें, तो कैसी होगी, गुदगुदी, अर्थात जड़ें आराम से जाएंगी। तो उस दशा को देखेंगे कि पोजीशन कैसी है। कठोर मिट्टी में पौधे की जड़ें गहराई तक नहीं जाती, जड़ें उथली रह जाती हैं। तो जब जड़ें उथली होंगी तो पौधे की हाइट कभी नहीं बढ़ेगी, अर्थात हाइट किसके आधार पर बढ़ती है, जड़ के आधार पर। तो जड़ गहरी नहीं जाएंगी तो पोषक तत्व तो अंदर से नहीं आएंगे, पौधा कमज़ोर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मृदा की भौतिक दशा यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो गई, गुदगुदी हो गई। तो जड़ें गहराई तक जाएंगी तो फसल खूब अच्छे से खिल रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। तो ये होती है भौतिक दशा सुधरती है ना। ये आपकी उर्वरक 3 वर्ष तक काम करता है, ये आपको मैंने बता दिया है कि 3 वर्ष तक ये काम करता है। और इसकी मात्रा यदि खेत में ज़्यादा भी पहुंच जाती है तो कोई नुकसान नहीं होता है, किंतु फर्टिलाइज़र ज़्यादा नुकसान देने से ज़्यादा नुकसान हो जाता है, फसल जल सकती है, लेकिन इससे कोई नहीं है। इसके बावजूद भी केंचुए के द्वारा जो बॉडी से क्या निकला था, उसकी बॉडी से भी कुछ अम्ल यानी एसिड्स निकलते हैं जो मिट्टी के अंदर फास्फोरस होता है उसको भी गलाते हैं। पौधे के अंदर जो रोगरोधी क्षमता होती है उसको भी ये बढ़ाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन सभी तत्व मौजूद होते हैं, जिससे पौधा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो रोग नहीं लगेंगे, उत्पादन अच्छा होगा। एक केंचुआ खाद फसल के लिए एक किराने का काम करता है। किसका काम करता है, एक किराने का काम करता है। जैसे किसी कमज़ोर व्यक्ति को किराना और घी खिला दो तो कैसा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ये खाद यदि केंचुआ खाद मिट्टी में डाला जाए तो उसके अंदर वाले पौधे भी मस्त और तंदुरुस्त होंगे, उत्पादन भी खूब होगा, और ट्रैक्टर से भर भर के ट्रॉलियाँ लाएंगे और बाज़ार में बेचेंगे, पढ़ने के लिए आएंगे और आप पढ़ लिख जाएंगे और एक दिन कृषि साइंटिस्ट बन जाएंगे, अच्छी जॉब करेंगे, आपका क्या होगा, अच्छे से विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने आज बता दिया। मैं अब अगला प्रश्न बताता हूँ आपको। तो अब हमारे पास ये प्रश्न आ गया, क्या प्रश्न आ गया कि हरी खाद ग्रीन मैन्योर क्या है। तो कुछ किसानों के पास ट्रैक्टर होते हैं, उनके पास भैंस गाय नहीं होती, क्योंकि वह गोबर के लिए नहीं रखते या दूध के लिए नहीं रखते, तो उनके पास तो एक ऑप्शन बचता है कि खाद नहीं है तो हम हरी खाद का प्रयोग करें। हरी खाद क्या है तो वो समझते हैं। तो जब हम किसी खेत के बरसात के दिनों में, कब, बरसात के टाइम पर, बरसात रेनी सीजन में, कब, बरसात यानी रेनी सीजन में हम फसल बो देते हैं, चाहे ढेंचा बो दो, चाहे सनई बो दो, चाहे सेंजी। ये फसलें लगभग दलहनी फसलें हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बरसात के दिनों में हम लोग इसमें फसल न लेते हुए इन फसलों को बो देते हैं। जब इन फसलों में फूल आने लगें, क्या होने लगें, फूल आने लगें, फूल वाली अवस्था आ जाए, क्या आ जाए, फूल वाली अवस्था आ जाए, तो हम इसमें ट्रैक्टर चला देंगे। क्या कर देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे। तो जी हरी अवस्था में ही खेत में मिला दिया, जबकि वर्मी कंपोस्ट में हम लोग क्या मृत अवस्था में मिला रहे थे, केंचुए के द्वारा निकला हुआ। और गोबर खाद है भाई, एम क्या होता है, गोबर की खाद। गोबर की खाद को हम लोग कैसे मिलाते हैं, भैंस के या पशु को खिलाने के बाद गोबर बनता है उससे मिलाते हैं। तो ये कैसी है, हरी, वो कैसी थी, मरी। तो हरी और मरी का ही फर्क ध्यान देना है, क्योंकि इसमें हरी खाद की बात कर रहे हैं।
तो जब इसी खेत को यहीं उगाया है और यहीं हम लोग उसको बोएंगे तो ये सीट विधि कहलाती है। इस विधि के तहत हम लोग ऐसा करते हैं, मान लो ये ट्रैक्टर इस पर चला दिया तो क्या होगा, है ना, ये होगा। तो इसकी जो पत्तियां हैं, क्या हैं, पत्तियां हैं, वो कहाँ मिल गई, जमीन के अंदर मिल गई जैसे, है ना। और ये तो कैसी हो जाती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मुलायम हो जाती है, एकदम शानदार हो जाती है। तो ये पत्तियां हैं इसके अंदर, क्या है, ये पत्तियां और हरा भाग इसी में, ये वनस्पति भाग इसके अंदर आ गया, क्या आ गया, ये वनस्पति भाग इसके अंदर आ गया और ये पूरी मिट्टी सहित हो गई। अब इसको अपन क्या कर लेंगे, खेत को समतल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, समतल कर देंगे, ठीक है। कैसा कर देंगे, समतल। 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, लगभग 30 दिन में, कितने दिन में, 30 दिन में ये डिकम्पोजिट हो जाएगा या सड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 दिन में ये सड़ जाएगा। उसके बाद हम लोग जब सोविंग करेंगे, इसमें बीज बोएंगे, तो एक तो ये गुदगुदी हो चुकी होगी, शानदार मुलायम हो चुकी होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम कैसी हो चुकी होगी, फसल के लिए अनुकूल। जब हम इसमें बीज बोएंगे, क्या होगा, बीज बोएंगे इसके अंदर, क्या करेंगे, बीज बोएंगे तो पौधा उगेगा शानदार। और क्या पत्तियां निकलेंगी इसके अंदर, क्या निकलेंगी, क्या पत्तियां निकलेंगी शानदार, बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर, ये देखो, है ना, क्या निकलेंगी, बहुत शानदार पत्तियां इसके अंदर निकलेंगी, ये इस तरह की, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पत्तियां निकल रही हैं तो पौधा कैसा दिखाई दे रहा है, हंसता हुआ, शानदार। तो एकदम किसान भी खुश हो जाएगा कि मजा आ गया, है ना। तो ये ग्रीन मैन्योर होता है। तो ग्रीन मैन्योर क्या है, फिर से मैं एक जो अपन बारे में पेपर में लिखेंगे, वो जो देख रहे हैं ना वही लिखना है। तो ग्रीन मैन्योर बरसात के दिनों में बनाया जाता है। इसमें हम लोग ढेंचा, सनई, सेंजी फसल का प्रयोग करते हैं। फसल को हम बरसात में खेत में बो देते हैं। जब वह बड़ी बड़ी हो जाती है ना, जब फूल आने की अवस्था हो जाए, कब आ जाए, फूल आने की अवस्था हो जाए, तब उसी अवस्था में उसको ट्रैक्टर के द्वारा जोत करके, क्या, ट्रैक्टर के द्वारा जोत करके, डिस्क हैरो द्वारा जोत करके और टुकड़े टुकड़े करके उसे खेत में मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, खेत में मिला देते हैं। अब सूक्ष्म जीवों द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा वो सड़ा दिया जाएगा, इसे डिकम्पोजिट कहेंगे, है ना। ये सड़ जाएगा। सड़ने के बाद पूरा का पूरा खेत में चल के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रुई पर चल रहे हो, है ना। तो कितना शानदार हो जाएगा। अब हम लोग इसको फसल की बुवाई करेंगे तो जो बीज अंकुरित होकर के जो पौधा बनेगा, तो उस जड़ को सभी पोषक तत्व मौजूद हो गए। क्या हो गए, सभी पोषक तत्व मौजूद होंगे। तो हमें अलग से फर्टिलाइजर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये लगभग 3 वर्ष तक काम करेगा, 1 वर्ष करने पर, है ना। तो फसल चक्र में हमें हरी खाद शामिल कर लेना चाहिए। इससे किसान को लागत में भी कमी आएगी, मिट्टी की सुधार भी होगा। यदि मिट्टी में नमक वगैरह होगा तो ये उदासीन होने के नाते सुधार भी होगा। तो लवणीय क्षारीय मृदाओं को भी सुधारा जा सकता है हरी खाद के द्वारा। जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी। जो मैंने केंचुए खाद के लाभ बताए, तो खाद तो ये भी है, तो जो केंचुए खाद के लाभ थे वो हरी खाद के लाभ होंगे, सही है ना। तो क्योंकि वो भी वनस्पति भाग था, उससे बना था केंचुए खाद, ये डायरेक्टली मिला दिया वनस्पति भाग, तो सड़ करके क्या बन गया, खाद बन गया। तो इसी को ही खाद कहते हैं। जबकि उर्वरक, क्या, जबकि उर्वरक फैक्ट्री से लाए जाते हैं। उर्वरक के लिए जो इस तरह के कट्टे होते हैं, क्या होते हैं, इस तरह के कट्टे होते हैं, उस पर यूरिया लिखा होता है, ये फैक्ट्रियों से आते हैं, है ना। उसमें 46% नाइट्रोजन होती है, तो वो फर्टिलाइजर होते हैं। जबकि ये खाद होते हैं, क्या होते हैं, खाद। तो इन्हें खाद कहेंगे, क्या कहेंगे, खाद। ये मैन्योर हैं और ये फर्टिलाइजर हैं। तो खाद क्या होता है ये पता पड़ गया, और उर्वरक क्या होते हैं ये पता पड़ गया, है ना। इस प्रकार से हमें इसके लाभ आएंगे। तो लाभ वही आएंगे कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, यानी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, जिससे रोग रोधी क्षमता बढ़ती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, पानी ज़्यादा सूखेगी मिट्टी अब, है ना। उसके बाद मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में भी वृद्धि होती है। मृदा के पीएच मान को सुधारा जा सकता है, मृदा को दोषों को सुधारा जा सकता है। जैसे लवणीय और क्षारीय मिट्टी हो जाती है, सतह पर कभी नमक आ जाए या एसिड आ जाए मिट्टी का, तो भी वो कम हो जाता है इससे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। जिस प्रकार से हम लोग केंचुआ खाद का प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक खेती यानी कार्बनिक खेती के तहत आता है। तो जैसे केंचुए खाद डाल दो,
हरी खाद डाल दो, गोबर की खाद डाल दो, तो ये कार्बनिक खाद है। इसमें कोई केमिकल का प्रयोग किया नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इसके द्वारा जो पेड़ होंगे और इनके द्वारा हम लोग जो फल लगेंगे उनको खाएंगे तो किसी भी प्रकार का जहर बॉडी में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे हार्ट, लीवर जो कोमल अंग हैं वो नुकसान नहीं हो पाएगा उनका, अर्थात वो सुरक्षित रहेंगे। अर्थात ये फसलें हमारे लिए कैसी मानी जाएंगी, बहुत शानदार। अर्थात कार्बनिक खेती के द्वारा उत्पादित फसलों की कीमत भी ज़्यादा होती है। ठीक है, इन्हें ये महंगा बेचते हैं इनको। ठीक है, इसमें क्यों महंगा बेचते हैं, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा लगती है। जब हम इसका उपयोग करते हैं हरी खाद में तब इसकी फसल नहीं मिल पाती, इसलिए किसान को क्या है, एक फसल का घाटा सहन करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मैंने ये 2 खाद समझा दिए।